हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 7 का लास्ट पार्ट 6 अभी हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो भी पार्ट हमने देखे ना, 5 पार्ट हमने देखे, तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। हमने सीखी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या-क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में कौन-कौन से रिफॉर्म्स आए, इंश्योरेंस सेक्टर में कौन-कौन से रिफॉर्म्स आए, कैपिटल मार्केट में कौन-कौन से आए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या-क्या रिफॉर्म्स आए, है ना? बहुत सारे रिफॉर्म्स हमने देखे। तो अभी ये आपका चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, है ना? तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, जो बाकी देश है, उनके साथ हमारा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रहा और हमारे इंडिया में और जो बाकी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो कैसे हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला पॉइंट है यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। After nearly 5 decades of isolation from global markets, government controls, and slow growth, India started the process of economic reform and increasing integration with the global economy in 1991 to place its economy on a path of fast and sustainable growth. तो हमें पता है कि आज़ादी हमें मिली थी 1949 में, है ना? 1949 में हमें आज़ादी मिली थी। तो उसके बाद हमने एलपीजी पॉलिसी अपनाई थी 1991 में। तो ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट 41 ईयर यहाँ पे, 42 ईयर, सॉरी, 42 ईयर्स, मतलब यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि 5 डिकेड्स, मतलब एक डिकेड में होते हैं 10 साल, तो मतलब 50 साल हम जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट से दूसरे देशों से यहाँ पे आइसोलेट रहे। हमने किसी के साथ व्यापार नहीं किया, हमने किसी दूसरे देश की जो कंपनी है या दूसरे देश के लोगों को हमारे इंडिया में आने नहीं दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि हम क्या कर रहे थे, हम आइसोलेट थे ग्लोबल मार्केट से, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर थे, सारी चीजें, सारी इन्वेस्टमेंट सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, ग्रोथ रेट बहुत स्लो थी। फिर क्या हुआ, 50 साल के बाद ऑलमोस्ट हमारे इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। जो भी बाकी देश थे हमारे विश्व में, उनके साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, उनके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया 1991 में। जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी जो है वो फास्ट हो गई और उसकी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो गई, है ना? मतलब लगातार अभी ये जो ग्रोथ है वो आगे होने वाली है और फास्ट होने वाली है। फिर डिस्पाइट मेजर शिफ्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन सिंस देन, द एम्फासिस ऑन रिफॉर्म्स हैज परसिस्टेड। अब जो हमने रिफॉर्म्स यहाँ पे अपनाए, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। उसके साथ साथ अभी ये क्या है ना, जो बहुत मेजर शिफ्ट यहाँ हमें देखने को मिले, पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन फिर भी हमारी रिफॉर्म जो है वो भी परसिस्ट है, जारी है। मतलब हम जो भी रिफॉर्म्स हमने लाए उसे अपडेट कर रहे हैं, उसमें चेंजेस ला रहे हैं, ताकि और ज्यादा उससे हमें फायदा हो। Notwithstanding the perception of India as a relatively closed economy, India has made significant progress on a path of इंटरनेशनल इंटीग्रेशन इन बोथ ट्रेड एंड फाइनेंस। तो पहले हमारी इंडिया की पहचान क्या थी कि हमारे इंडिया का है ना एक रिलेटिवली क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड मतलब जो किसी को ओपन अप नहीं है। इंडिया जितना हमारे देश में उगेगा उतना ही हम लोग खाएंगे, किसी दूसरे देश के आदमियों को, किसी दूसरे देश की कंपनीज को, किसी को हमारे देश में आने नहीं देंगे। तो ये परसेप्शन हमने, ये हमारा परसेप्शन हमने हटाया और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की, है ना? इंटरनेशनल इंटीग्रेशन मतलब दूसरे देशों के साथ ट्रेड किया, व्यापार किया, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे हमने बहुत सारे किए। आगे बोल रहे हैं, since the early 1980s, India's integration with the global economy has increased in line with the acceleration ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बोल रहे हैं कि 1980 से लेके हमारे इंडिया का जो इंटीग्रेशन है दूसरे देशों के साथ, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है। इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जो हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं यहाँ पे, उसे बोलते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि द सम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो एक्सपोर्ट, जो चीजें बना के आप दूसरे देशों को भेज रहे हो, और जो चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हो, है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो इन दोनों को मिला के, है ना, मतलब कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो? आपने चीजें बेची या आपने चीजें खरीदी, चाहे बात कोई भी हो, लेकिन आपका इंटीग्रेशन जो है वो दूसरे देश के साथ यहाँ पे हुआ, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी has increased from 15.5% of India's GDP in 1991 to 55.6% in 2011। तो बोल रहे हैं कि हमारी जीडीपी जो यहाँ पे 1991 में कितनी थी, 15.5% थी, जो बढ़ के 2011 में कितनी हुई, 55.6% यहाँ पे हुई। मतलब देखिए
एलपीजी पॉलिसी का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमें यहाँ हमें देखने को मिला है कि हमारी जीडीपी कितनी बढ़ गई है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे इनका कहना है कि एज जीडीपी ग्रोथ हैज रिसेंटली आउटपेस्ड ट्रेड ग्रोथ द रेशियो हैज ड्रॉप टू 37.9% बाय 2020। अब बोल रहे हैं कि देखिए क्या हुआ ना कि आजादी के तुरंत बाद हमारे जीडीपी बहुत कम था और ट्रेड हमने नया नया शुरू किया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही हमने ट्रेड शुरू किया हमारी जीडीपी काफी हद तक बढ़ गई थी, है ना। लेकिन अभी बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे हमारा ट्रेड बढ़ गया वैसे वैसे उस प्रपोर्शन में हमारा जीडीपी नहीं बढ़ पाया। तो इसलिए हमारे जीडीपी क्या हुआ, जीडीपी टू यहाँ पे जीडीपी टू ट्रेड ग्रोथ, जीडीपी टू ट्रेड ग्रोथ का जो रेशो था वो आजादी के तुरंत 1991 की पॉलिसी के तुरंत बाद हमें काफी अच्छा देखने को मिला, लेकिन वही रेशो 2020 में यहाँ पे कम हो चुका था, ये इनका कहने का मतलब है। तो फिर बोल रहे हैं कि मीनवाइल net inflows of foreign direct investment have risen from 0.03% of GDP in 1991 to 2.42% in 2020। तो एफडीआई जो हमारे देश में आया, एफडीआई होती है कि कोई फॉरेन के आदमी हो या फॉरेन की कंपनी हो जो हमारी इंडिया की कंपनी में यहाँ में शेयर खरीदता है और उसके मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है। तो वो 1991 में कितना था एफडीआई, 0.03% था। अभी 2020 में कितना है, 2.42% है। मतलब काफी हद तक लोगों ने हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। The substantial inflow of foreign investment into India in recent years reflects the country's strong economic potential and the execution of important policy reforms। तो अभी ये एफडीआई की जो हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ये सबूत है इस बात का कि लोग जो है वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या है ना फ्रेंड्स, अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो पहले से ऑलरेडी डेवलप्ड है ना, उनको अपने खुद के देश में इन्वेस्टमेंट करके वहां पे उन्होंने खूब सारा पैसा कमा लिया है। अब उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पैसा है, लेकिन वो चाहते हैं कुछ नया मार्केट जहाँ पे लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदे। तो ऐसा मार्केट उन्हें हमारे इंडिया में मिला है ना। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारे इंडिया जो है वो बड़ा भी है, तो इसलिए उनको भी यहाँ पे एक मार्केट मिल गया और हमें भी यहाँ पे चीजें मिल गई थी। तो वही बोल रहे हैं कि जीडीपी जो काफी इसका सबूत है कि लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया क्योंकि उन्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोटेंशियल, उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। हाउ एवर दी volatility of foreign capital flows as well as the prospect of increase the volume and reversals can pose significant challenges to policy makers। लेकिन हम सबको पता है कि फॉरेन मार्केट बहुत ही वोलाटाइल होता है, जहाँ पे हर 4 सेकंड में ट्रांजेक्शन की कॉस्ट जो है, वैल्यू जो है या यूएस डॉलर की वैल्यू जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही सतर्क होकर पॉलिसीज बनानी पड़ती है। जो भी हमारे इंडिया की पॉलिसी मेकर्स है, जो फॉरेक्स या फॉरेक्स के बारे में जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको यहाँ पे काफी सोच समझ कर यहाँ पे पॉलिसीज बनानी होती है, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना बहुत बड़ा होता है और रिवर्सल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। बहुत ही वोलेटाइल मार्केट होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कब कब क्या चेंज हो जाए पता नहीं होता है ना। तो ऐसे में पॉलिसी मेकर्स को ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो सबको कंसिडर करके, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने। While being broadly beneficial, enhanced global integration has made the Indian economy more sensitive to external shocks। लेकिन क्या है ना कि जितने इसके लॉसेस, जितना इसका हम क्या बोल सकते हैं कि निगेटिव बातें है ना, जितना इससे इसने हमें लॉस किया है उससे ज्यादा हमें इससे बेनिफिट मिला है, ठीक है। ये सिंपल सेंस कहने का मतलब कि बेनिफिट ज्यादा है, लॉस कम है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हमारे इंडिया में, ये एक हिस्ट्री है एंड रिफ्लेक्ट्स द इंडियन इकोनॉमीज पुअर अपब्रिंगिंग ओवर द डिकेड्स। मतलब लगातार आने वाले सालों में हमने क्या किया कि हमारी इंडिया की पुअर पॉलिसीज 1991 तक पॉलिसीज जो थी वो बहुत पुअर थी, विच फाइनली कल्मिनेटेड टू द 1990s इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफी। तो जिसकी वजह से जो आखिर में क्या हुआ 1990 में हमने इसको हमने छोड़ दिया और नई पॉलिसी को यहाँ पे अपनाया। तो ऐसे कौन से कॉजेस थे जिसने हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बहुत खराब किया। द कॉजेज दैट अंडरलाई इंडियाज इकोनॉमिक डिजास्टर हैव बीन क्लियरली आउटलाइन बाय जगदीश भगवती। तो ये जो जगदीश भगवती सर है, तो उन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं कि क्यों हमारी इंडिया की हालत जो है वो खराब थी, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ही कैटेगराइजेस इंडियाज इकोनॉमिक फेलियर इनटू 3 कैटेगरीज। तो उन्होंने हमारे जो इंडिया का फेलियर हुआ उसके रीजन बताए हैं, 3 कैटेगरीज में उसे बांटा है। स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स ओवर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। मतलब कि कौन कौन सी चीजें हम हमारे हमारे देश में प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ उसको बेचेंगे, कहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे, किस देश के साथ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेड करेंगे, ये सारी बातें तब ब्यूरोक्रेटिक मतलब सरकार तय करती थी।
इनवर्ड लुकिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ऐसी ऐसी पॉलिसीज हमने बनाई कि हम किसी दूसरे देश के साथ यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड है ना, अपने आप को हमने एकदम से बंद कर लिया था, किसी के साथ हम लोग ओपन अप नहीं होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इन इफिशियंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फंक्शनिंग है ना, सरकार ने हमारी पॉलिसीज तो बना ली कि हम जितना हमारे घर में उगता है उतना ही हम लोग खाएंगे, लेकिन क्या आपके खुद के घर में उतना है क्या? इनसफिशियंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सभी जो एंटरप्राइजेस थे वो पब्लिक थे, लेकिन उनके खुद के पास इतना पैसा नहीं था, फंड नहीं थे कि वो अपने देश को यहाँ पे डेवलप कर सके। तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो 3 कैटेगरीज है, इसको किसने बताया था? तो जगदीश भगवती सर ने बताया था। और कौन सी 3 कैटेगरीज है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे तो आपको ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, 4 दे देंगे। 3 ऑप्शन आपको ये दे देंगे, पहला ये, दूसरा और तीसरा, और चौथा कोई पॉजिटिव डाल देंगे ना, पॉजिटिव बोल देंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि फॉरेन कंपनीज को यहाँ पे अलाउ कर दिया है ना, मान लीजिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया, तो आपसे पूछेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं है। तो आप इस निगेटिव ऑप्शन ऑप्शन को चॉइस करते समय आपको ना फ्रेंड्स निग्लेक्ट करना, मतलब इलिमिनेट करना सीखिए, है ना। कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन 1 है, मान लीजिए आपको 1 2 3 4 लाइन दे दिए, और ऑप्शन में आपको बोला कि 1 एंड 2 है, या 2 एंड 3 है, या बोल देंगे 1 एंड 3 है, या ओनली 1 है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, सबसे पहले चारों लाइन को ठीक से पढ़िए, और एक सेंस है ना, आपको पता होता है, लाइन पढ़ते ही हमको सेंस होता है कि ये लाइन जो है ना वो पॉजिटिव सेंस में है या निगेटिव सेंस में, इतना तो हम सबको पता होता है ना। भले ही हमें क्वेश्चन ऑप्शन समझ में ना आए, लेकिन लैंग्वेज देख के हमें ये पता चलता है कि लाइन जो है वो पॉजिटिव सेंस में है। तो सबसे पहले इलिमिनेट करना सीखे। मैंने अभी मान लीजिए आपको ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, और चौथा ऑप्शन ने आपको यहाँ पे बोल दिया कि एफडीआई को अलाउ कर दिया था। तो इसमें से कौन सा अगर नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे ओनली 4 है, बट है आप समझने के लिए बोल लीजिए ओनली 4 है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन क्या बोलेंगे, 1 एंड 2। जैसे ही 1 एंड 2 लाइन हम लोग पढ़ेंगे, हमें ये पता है कि हमने ये पढ़ा है, तो ये ऑप्शन इलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने 1 एंड 3 नहीं 1 एंड 4 दिया है। ओके, कंफ्यूजन क्वेश्चन को कैसे ज्यादा और डिफिकल्ट बनाते हैं। यहाँ पे 1 एंड 4 दिया है, तो आप लोग क्या करोगे, एक एक ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला है ऑप्शन की 2 एंड 3 है। अब 2 क्या है, हमें पता है कि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज, और थर्ड क्या है यहाँ पे, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये भी हमें पता है कि ये पॉजिटिव, ये हमने पढ़ा है, तो ये भी नहीं है। फिर आता है यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 1 एंड 4। तो हमें पता है कि 1 तो यहाँ पे निगेटिव सेंस में है और 4 तो पॉजिटिव सेंस में है, तो ये भी नहीं होगा। इलिमिनेट करना सीखिए कभी भी। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 भी इलिमिनेट हो जाते हैं ना, तो दोनों में आपको चॉइस करना आसान हो जाता है, ठीक है। आप सबके सब पकड़ के रखोगे ऑप्शन, तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीखिए फ्रेंड्स, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं यहाँ पे कि such policies have been in place for years, eroding the economy's ability to deal with any external or internal shocks। तो ऐसी पॉलिसीज हमारे देश में बहुत सालों से चलती आ रही थी, जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी की जो एबिलिटी है कि कोई भी एक्सटर्नल शॉक को, जो कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इश्यू होता है तो उसको हम झेल नहीं पा रहे थे। By 1990, the economy had grown so weak that the modest oil shock of 1990s due to Iraq's invasion of Kuwait had a disproportionately larger impact and the country experienced one of the worst periods in its history। तो बोल रहे कि हमारी हालत इतनी खराब थी, इतने हम लोग दूसरे किसी एक पर्टिकुलर देश पे डिपेंड रहते थे कि अगर उस देश ने हमें मना कर दिया या उस देश की अगर हालत खराब हो जाती है तो हम हमारे हाथ में कुछ नहीं होते थे, हम बस देखते रह जाते थे। तो ऐसा ही हुआ कि एक छोटा सा मॉडेस्ट ऑयल शॉक हुआ 1990 में। इराक और कुवैत के बीच जो झगड़ा हुआ था, इन्वेजन हुआ था, उसकी वजह से जो ऑयल हम लोग इराक से या कुवैत से मंगाते थे तब, तो वो जो ऑयल का जो इम्पोर्ट था वो बंद हो चुका था, या फिर और इम्पोर्ट जो वो महंगा हो चुका था। जो 21 रुपीज में, $21 में एक बैरल आ रहा था, वो अप्रोक्सीमेटली 26 या 27 बैरल इतना हो गया था एक मंथ में, है ना। तो हमारे पास इसका फॉरेस्ट रिजर्व था नहीं, तो हमारी कंडीशन मतलब कि अगर कुछ भी अगर इश्यू हो जाता था ना, तो हमारी हालत बेहाल हो जाती थी। तो इतने छोटे से शॉक का भी हमारे ऊपर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट वहां पे देखने को मिला, और हमारे देश ने बहुत बुरा एक्सपीरियंस तब किया था। फिर द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन एक्सप्लेन द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1990s। तो 1990s में और कौन सी इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिली, तो हमें देखने को मिली हायर फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है कि सरकार का खर्चा जो है गवर्नमेंट का हमारी, वो गवर्नमेंट की इनकम से ज्यादा होता है, ठीक है।
तो एंड इकोनॉमीज फिजिकल हेल्थ रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज द रेवेन्यूज। वही बोल रहा है कि जो डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम होता है और एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का खर्चा होता है। ओवर स्पेंडिंग लीड्स टू इंक्रीज्ड बोरोविंग एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ओवर स्पेंडिंग मतलब क्या है, आपकी आपकी सैलरी 50,000 है लेकिन आपने 70,000 रुपए खर्च कर दिए, तो ऊपर के 20,000 कहाँ से आएंगे ना, वो ओवर स्पेंडिंग है ना, आपने ओवर स्पेंड किया तो आपने किसी से उधार लिया है, ठीक है, आपकी बोरोइंग बढ़ गई उस वजह से, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो ब्याज उस पर देना पड़ेगा। ऐसा ही गवर्नमेंट के साथ हुआ। गवर्नमेंट क्या करती थी, फिजिकल डिफिसिट को कम करने के लिए यहाँ पे बोरोइंग करती थी, दूसरे देशों से बोरोइंग करती थी, या जो भी इंटरनेशनल बॉडीज होती है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उनसे यहाँ पे बोरोइंग करती थी। तो बोरोइंग पे उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। The government's ever increasing non-developmental expenditure harmed its economic health, eventually increasing the fiscal deficit from 5.1% of GDP in the early 1980s to 8.4% in 1990s। तो क्या हुआ कि सरकार खर्चा तो कर रही थी लेकिन नॉन डेवलपमेंटल है ना। नॉन डेवलपमेंटल क्या होता है, मतलब आप मतलब आपने क्या किया, आपकी सैलरी आ गई, आपने अच्छा खासा कपड़ा ले लिया, 10,000 का कपड़ा ले लिया, आपने मूवी देखी, खाना पीना खाइए, क्या है ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। आपकी कोई पूंजी नहीं बढ़ी, आपके एसेट नहीं बढ़े, आपका सिर्फ खर्चा बढ़ा। वैसे ही गवर्नमेंट के नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि डिफेंस है ना, डिफेंस की सुविधाएं हम लोग देते हैं, सुरक्षा योजना पे हम लोग खर्चा करते हैं, या टैक्स कलेक्शन पे हम लोग जो खर्चा करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो नोट हम लोग प्रिंट करते हैं उस पे हो गए, जो इंटरनल लॉज है, ऑर्डर है, ये सारे हमारे सरकार के नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर थे, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल डिफिसिट जो है हमारे हमें जिसकी वजह से बोरोविंग करना पड़ा, हमारी इकोनॉमिक हेल्थ खराब हुई, हमारी फिजिकल डिफिसिट बढ़ गई। कितनी थी 1980 में, तो 5.1% थे, अब जीडीपी की जो 1991 में 8.4% हो गए। देखिए कितना बढ़ गया ना। तो उस वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट हैज टू बोरो, the government borrowed to reduce the fiscal deficit, causing the domestic debt to rise from 33.3% of GDP in the early 1980s to over 50% of GDP towards the end of 1991। तो बोल रहे हैं कि एक लोन को चुका लेने के लिए गवर्नमेंट को दूसरा लोन लेना पड़ता था, तो जिसकी वजह से उसका डेब्ट जो था, उसका लोन जो था वो जीडीपी 1980s में कितना था, जीडीपी के 33.3% था, जो बढ़ के 1991 में हुआ जीडीपी का 50%। मतलब हम लोग क्या बस लोन लिए जा रहे थे, लेकिन उस लोन को रीपे कैसे करेंगे, उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो पे कैसे करेंगे, तो वो पे करने के लिए भी हम लोग लोन ले रहे थे, तो इसकी वजह से हमारा डेब्ट जो है वो काफी हद तक बढ़ गया था। इट इंक्रीज्ड द बर्डन ऑफ डेब्ट पेमेंट फ्रॉम 2% टू 3.8% ऑफ द जीडीपी। तो जिसकी वजह से जो डेब्ट बर्डन था हमारे सरकार के ऊपर वो बहुत बढ़ चुका था। कितना हो चुका था वो, 2% से 3.8% यहाँ पे हमें देखने को मिला है ना। हमारी बहुत बुरी हालत थी हमारी। चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 में मैंने अच्छे से बताया है यहाँ पे, आई थिंक पार्ट 2 या पार्ट 1 होगा। तो इतनी बुरी हालत थी कि हमें इस पॉलिसी को अपनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, फिर आता है आपका एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो जैसे हम लोगों का बैंक अकाउंट होता है ना, बैंक अकाउंट में हमारी स्टेटमेंट होती है, ऐसे स्टेटमेंट होती है, यहाँ पे आपके डेट लिखी हुई होगी, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे डेबिट ट्रांजैक्शन, या जो भी होगी डेबिट क्रेडिट वो। तो ऐसे ही ये हमारा होगा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही सरकार का भी एक स्टेटमेंट होता है जो ये रिकॉर्ड करता है कि आपने दूसरे देशों के साथ कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए, जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट आपने कौन कौन सी की, या आपके जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। आपने कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया उसे रिकॉर्ड करने की जो स्टेटमेंट होती है उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक्चुअली दो कैटेगरीज में यहाँ पे बांटा जाता है। एक होता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में हम लोग ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ऐसे ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज को अमाउंट को लिखेंगे जो हम डेली कर, जो छोटी छोटी होती है नेचर में, जो डेली हम करते हैं। और कैपिटल में मतलब कैपिटल अकाउंट में हम लोग वो एंट्रीज करेंगे जो हम कभी कभार करते हैं, है ना। आपके घर में फ्रीज आता है, आप जमीन खरीदते हो, आप हर महीने नहीं खरीदते हो, या आप हर साल नहीं फ्रीज लाते हो, आप कभी आपने जमीन खरीदी 5 साल में, या आपने फ्रीज लिया मान लीजिए 10 साल में, ये आपका कैपिटल है, कभी कभार होता है। लेकिन आपने घर में राशन भरवाया, बच्चों की स्कूल की फीस भराई, या आपने दूध वाले के पैसे दिए, ये आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गए जो डेली होते हैं। वैसे ही
जो हमारे नेशनल लेवल पे होता है, जो हमारे सरकार के खर्चे होते हैं करंट अकाउंट में, जैसे कि क्या होते हैं, वो ऐसे ट्रांज़ैक्शन होते हैं जो हमारे एसेट को अफ़ेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी दूसरे देश की कंपनी से या दूसरे देश की बैंक से, दूसरे देश से यहाँ पे लोन लिया है, उस पे आपने इंटरेस्ट पे कर रहे हो महीने में, या जो आपके डेली बिज़नेस पेमेंट होते हैं, जैसे कंसल्टिंग फ़ीस होती है या सर्विस एक्सपोर्ट ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, या जहाँ की मतलब जहाँ आपको आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? जैसे कि प्रोफ़ेशनल फ़ीस हो गए, आप विदाउट आरबीआई परमिशन वो ट्रांज़ैक्शन डेली ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन के लिए आपको आरबीआई की और जो भी आपकी कंसर्न्ड अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जिससे आपके कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांज़ैक्शन आ जाएँगे, जिससे आपके एसेट लायबिलिटी को अफ़ेक्ट होता है। एसेट लायबिलिटी क्या होती है? ये सेपरेट चैप्टर है आपका, वहीं पे डिटेल में देखेंगे। एसेट मतलब आपकी पूँजी होती है और लायबिलिटी मतलब आपके खर्चे होते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एफडीआई, है ना? तो एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, या कोई दूसरे देश की कंपनी है, वो हमारे देश में आ गई, उसने ज़मीन खरीदी, यहाँ पे बिल्डिंग बनाई, लोगों को हायर किया। अब बिल्डिंग बनाई है तो क का जो लोग हैं काम करने के लिए वो तो चाहिए, लोगों को हायर किया, प्रोडक्शन बनाया, चीज़ें बनाई, दूसरे देशों को बेचा। तो ये क्या होगा? ये कैपिटल होगा उस कंपनी का। उस कंपनी में यहाँ पे आके कुछ ने अपनी सब्सिडियरी खोली या अपनी कोई नई कंपनी यहाँ पे खोली, तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शंस, ठीक है? उसके लिए आपको आरबीआई की या कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी की ज़रूरत, उनके अप्रूवमेंट की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो वही बोल रहे हैं, द करंट अकाउंट डिफिसिट इन इंडिया इंक्रीज़्ड फ्रॉम, यहाँ पे current account deficit in India increased from 1.35% of GDP in 1980 to 3.69% in 1991। तो 1981 में करंट अकाउंट डिफिसिट, हमारा करंट अकाउंट मतलब वही हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे थे, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी हम लोग लोन ले रहे थे, तो वो कितना था? तो 1.35% ऑफ जीडीपी, जो 1991 में कितना हो गया? 3.69% यहाँ पे हो गया। The government's poor economic policies such as import substitution and trade restrictions have contributed to the current account deficit। तो करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ने के रीजन क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट की पुअर पॉलिसीज, पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो कहती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो कि हम क्या करेंगे? इंपोर्ट नहीं करेंगे, बस जितना हमारे देश में है वही करेंगे, और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, और ट्रेड को भी मतलब हम किसी दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे। वर्ड अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है सबका। फिर द राइजिंग करंट अकाउंट डिफिसिट वाज exacerbated by a drop in foreign remittances from Arabarian nations as a result of the Gulf crisis। तो एक तो हमारी हालत इतनी खराब थी कि हमारे पैसा, हमारे जो फिजिकल डिफिसिट था, हमारा जो लोन था, जब वो ऑलरेडी हमारा कर्जा बहुत बढ़ चुका था, जिसकी वजह से ये जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे हमें अरबे जो अरबेरियन नेशन से उनसे मिल रहा था, गल्फ नेशन से मिल रहा था, तो वो भी यहाँ पे कम हो गया। The unstable coalition administration at the center as well as political instability harmed the confidence of foreign creditors, particularly non-resident Indians, resulting in an outflow of the NRI deposits। अब ऐसी हालत जब हमारी देखी, जो एनआरआई कस्टमर है, हमारे एनआरआई कस्टमर जो हमारे देश के है, लेकिन जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है, लेकिन अभी वो फॉरेन में सेटल है, तो उन्होंने देखा कि इंडिया की हालत इतनी खराब है, तो वो क्यों उनका जो पैसा है हमारे इंडिया में रखेंगे ना। उन्होंने क्या किया? हमारे एनआरआई डिपॉजिट में जितना पैसा था वो निकाल के वो ले जाने लगे। फिर ऐसे में क्या हुआ? जो और ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस जो है हमारा, हमारे देश पर से वो उठने लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पैसा ले जाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? To lower the foreign exchange deficit, the government resorted to external borrowing, and as a result, India's external debt increased from 12% of GDP in 1980-81 to 23% of GDP by the end of the 1991। वही बात कर रहे हैं कि लोन को चुकाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? फिर से लोन ले रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो डेब्ट है वो और ज्यादा बढ़ गया। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। द इंक्रीज इन फॉरेन बोरोविंग इंक्रीज द डेब्ट पेमेंट बर्डन फ्रॉम 15% ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यूज टू 30% ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स, है ना। वही बोल रहे हैं कि जितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे उसका 15%, है ना, मतलब 15% जितना एक्सपोर्ट कर रहे थे 1981 में, वो हम लोग एज ए इंटरेस्ट पे कर रहे थे। फिर आगे जाके 1991 में हमें उसका 30% यहाँ पे करना था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फेल टू अ लो ऑफ यूएस डॉलर 1.2 बिलियन। तो वही बात करें कि फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व हमारा कितना रह गया था? बस उतना ही रह गया था कि हम लोग सिर्फ 2 हफ्ते तक का, सिर्फ 2 हफ्ते तक की जो चीजें हम लोग इंपोर्ट कर सकते थे, फिर 2 हफ्ते बाद क्या करेंगे? वो तो इंडिया तो पूरा डूब जाता है ना, बैंक हो जाता हमारा इंडिया। तो बैंक होने से किसने बचाया हमें? हमें बचाया मिस्टर मनमोहन सर सिंह, सॉरी, मनमोहन सिंह सर जी ने हमें यहाँ पे बताया, जिन्होंने एलपीजी पॉलिसी लाई थी। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर तीसरा आता है कि कौन सा ऐसा रीजन है कि हाई इन्फ्लेशन रेट्स। तो इन्फ्लेशन रेट हाई क्यों थे? हाई तो रहेंगे, हमने एफडीआई को अलाउ नहीं किया था, दूसरे देश की कंपनीज को हमारे इंडिया में अलाउ नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता था, हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें वही चीजें खरीदनी पड़ती है जो हमारे देश की कंपनी ने यहाँ पे बनाई है। अब अगर कंपनीज ही बहुत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि उनके पास अगर प्रोडक्ट कम रहेंगे और डिमांड ज्यादा रहेगी तो वो चीज जो है, जो प्रोडक्ट से जो चीजें हैं उनके दाम वो बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। ठीक है, ड्यूरिंग द 1991 द इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस डबल डिजिट गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो था वो डबल डिजिट मतलब सिंगल डिजिट मतलब 1% था, 9% था, 8%, डबल डिजिट मतलब 11% है ना, 59%, 12%। ठीक है, तो इतना बढ़ गया था इन्फ्लेशन। फिर बोल रहे हैं while the average annual rate of inflation was about 6.4% from 1980, एक सेकेंड, while the average annual rate of inflation was about 6.4% from 1980 to 89, it skyrocketed to 11.3% in 1991। तो इन्फ्लेशन जो कि 1980 में 6.4% था, तो 1991 में वो 11.3% हो गया था। The main cause for the huge increase in prices was the massive scale deficit financing। मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, डिफिसिट फाइनेंसिंग, हमारे हमने देखा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार क्या कर रही थी, बोरो कर रही थी। अब बोरो भी कितना करेगी ना, जो बाकी लोग है वो बोरो भी कितना, जितना हम लोग रिपे, आप किसी को कर्जा देते हो तो आप पहले ये देखते हो कि क्या वो मेरा कर्जा चुका पाएगा या नहीं। तो बाकी देशों ने या बाकी कंट्रीज ने भी हमें उतना ही पैसा दिया जितना हम लोग चुका पाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास जब सभी पैसे आने के तरीके बंद हो गए तो सरकार ने यहाँ पे नोट छापना शुरू कर दिया। सरकार ने यहाँ पे पैसे छापे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जितना पैसा वो इकोनॉमी में डालती गई लोगों के पास उतना पैसा आता गया और लोगों ने खर्च करना शुरू कर दिया। आपके हाथ में अगर 500 रुपए दे दिए जाएंगे तो आप उतना ही खर्च करोगे, अगर आपको 50,000 रुपए दिए गए तो आप उतना खर्च कर दोगे ना। मतलब जितना पैसा होता है इकोनॉमी में उतना जो है लोग खर्च करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि महंगाई इतनी बढ़ गई, लोगों ने खर्चा करना शुरू कर दिया, मनी सप्लाई बढ़ गई, carried out throughout the 1980s. Poor industrial and agricultural productivity also led to supply side constraints and inflation। तो इंडस्ट्रीज तो पुअर थी ही, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, डिमांड लोगों की बढ़ गई लेकिन सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। As a part of its Big Bang economic reforms that began in 1991, India entered the globalization phase through the series of reform measures। तो फिर क्या हुआ, हमारी इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन में एंट्री कर दी। हमने देखा चैप्टर नंबर 6 में कि ग्लोबलाइजेशन इन डिटेल में। तो in response to a fiscal and balance of payment crisis, India began an economic reform process on July 23, 1991। फिर जैसे ही हमने फिजिकल डिफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ पे एक्सपीरियंस किया तो फिर इंडिया को लगा कि अब हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है और 1991 में हमने रिफॉर्म शुरू किए। द गवर्नमेंट टुक देयर इनिशियल एफर्ट्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द मिड 1980s, है ना, शुरुआत हमने 1980 में की थी। While the changes of the 1980s have very limited impact, the reforms that began in the early 1990s in the domains of industry, trade, investment, and subsequently agriculture were much wider and deeper। बोल रहे हैं कि हमने रिफॉर्म्स तो 1980 में हम लोगों ने रिफॉर्म शुरू कर दिए, लेकिन 1980 में जो रिफॉर्म हमने शुरू किए उसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला जितना कि हमें उन रिफॉर्म्स को देखने को मिला जो हमने 1990 में शुरू किए थे। जो इंडस्ट्री में, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में हमने मेजर्स लाए, नए नए बदलाव किए, लोगों को यहाँ वहाँ आने जाने के लिए अलाउ कर दिया, कंपनीज खोलने को अलाउ कर दिया, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। एग्रीकल्चर वेयर मच वाइडर एंड डीपर। ठीक है, वही भाई, इकोनॉमिक रिफॉर्म हैज ग्रेटली बेनिफिटेड इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। है, अब क्या हुआ ना कि लोगों का यहाँ हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ गया और लोगों की पर कैपिटा इनकम, है ना, दूसरे देश के कंपनीज हमारे देश में आ गई तो यहाँ पे उन्होंने कंपनीज बनाई, तो कंपनी में काम करने के जो लेबर है वो यही से उठाएंगे ना, वो अपने देश से थोड़ी ना लेके आएंगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ के लोगों को नौकरियां मिल गई और इनका पर कैपिटा इनकम यहाँ पे बढ़ गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। Foreign capital inflows together with technology and know-how as well as real estate reforms have resulted in a regime shift in the Indian economy। फॉरेन कैपिटल बढ़ गया, फॉरेन कैपिटल के साथ साथ जो दूसरे देश की कंपनीज यहाँ पे आई, उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स यहाँ हमें देखने को मिले और एक पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ इंडियन इकोनॉमी में हुई थी। ग्लोबलाइजेशन इज जेन्युइनली हेल्पफुल बट इट मस्ट बी प्रॉपरली कंट्रोल टू रीप द बेनिफिट्स। ग्लोबलाइजेशन अच्छी है लेकिन एक लिमिट तक अच्छी है, कहाँ तक अच्छी है कहाँ तक नहीं है, चैप्टर नंबर 6 आप लोग देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा।
India's experience of gradual and calibrated capital account liberalization has helped protect it against external shocks to a certain extent. अब जब इंडिया ने यहाँ पे एक धीरे धीरे ग्रेजुअल और एक कैलिब्रेटेड मतलब एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे की है, कैपिटल अकाउंट को लिबरलाइज कर दिया है, मतलब कि कैपिटल अकाउंट मतलब कि आप लोग एफडीआई कर सकते हो, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया, हमारी फॉरेन करेंसी बढ़ गई। लेकिन अब अगर इंटरनेशनल लेवल में कुछ भी इश्यू होता है, मान लीजिए किसी एक देश के साथ हमारी नहीं बनती है, तो किसी दूसरे देश के साथ हम लोग यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं और हम अपने आप को यहाँ पे बचा सकते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ग्रोइंग ट्रस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी इज अ कंसिक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉज एंड इम्प्रूव्ड फिस्कल एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट। तो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर का अब जो इंडिया पे जो वो विश्वास है वो अब बढ़ गया है यहाँ पे, है वो बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी रिफॉर्म्स हमने लाए, हमने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉस थे हमने फेरा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हटा के हमने फेमा लाया, रेगुलेशन छोड़ के हमने मैनेज किया, जिसकी वजह से अब क्या है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो चाहते हैं कि हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको हमने एक इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आसानी दे दी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पे बताए रखे उन्होंने कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में कौन से रिफॉर्म्स आते हैं और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में कौन से रिफॉर्म्स आते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में हमें यहाँ पे इसको छोटा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोग ठीक से देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स दे रखे हैं, यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में कौन कौन से रिफॉर्म, फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफॉर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स और इन्फ्लेशन रिफॉर्म्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में टोटल 5 रिफॉर्म्स है और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स में जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इसमें 4 रिफॉर्म्स है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में 5 रिफॉर्म्स है और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स में 4 रिफॉर्म्स है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, 2-3 बार रिपीट कर देंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये पहले ये 3 रिफॉर्म्स को करेंगे, फिर इन 2 रिफॉर्म्स को और फिर इन 4 रिफॉर्म्स को। ठीक है, तो मैक्रो ये आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि ये किस में आता है, मैक्रो में आता है, स्ट्रक्चर, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे भी आप याद रख सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, जो पैसों से रिलेटेड होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को अंदाजा लग सकता है। फिर यहाँ पे याद ऐसे रखेंगे कि टैक्स को अगर बैलेंस करना है तो फिजिकल पॉलिसी ठीक बनानी पड़ेगी। ठीक है, कैसे, टैक्स को, एक मिनट ये पूरा मैं रफ कर देती हूँ, फिर से बताती हूँ। ट्रिक है इसकी कि टैक्स को अगर बैलेंस करना है तो फिजिकल पॉलिसी अच्छी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और इन तीनों के लिए एक ट्रिक है, इन दोनों के लिए को ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, सबको पता है। और आरबीआई क्यों बनाता है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल, जो मनी सप्लाई है हमारे देश में इकोनॉमी में उसे कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है इसकी बारी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे कि इंडस्ट्री सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में लाना है, और ये लाने के लिए हमारी मदद करेगा फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि बैंक। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एग्रीकल्चर में लाना है, जिसके लिए हमारी मदद करेगा फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, 2-3 बार आप लोग याद रखोगे, रिपीट करोगे तो आपको ठीक से याद हो जाएगा। एक बार इसे क्विक रिवाइज कर लेंगे। सॉरी, तो चलिए शुरू, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमी में कि हमारी इकोनॉमी जो 1991 तक हम लोग किसी को मतलब हम लोग बहुत ही आइसोलेट थे, दूसरे देशों से हम लोग ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे थे। लेकिन 1991 के बाद हम लोगों ने रिफॉर्म किया क्योंकि हमें तब ज़रूरत महसूस हुई। फिर हमने देखा कि 1998 1980 तक हम लोग ठीक है, ये नंबर नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है कि जगदीश भगवती सर है, उन्होंने बताया था कि इंडिया की हालत इतनी खराब क्यों है, तो उसके 3 रीजन बताए थे। कौन से रीजन थे, पहला था स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, दूसरा था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, और तीसरा था इनइफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो सॉरी, फिर आगे हमने देखा कि हमारी हालत इतनी खराब थी कि कोई भी छोटा सा अगर इशू हो जाता है, कि जैसे कि ऑयल शॉक हुआ था 1990 में, उसको भी हम लोग झेल नहीं पा रहे थे। फिर 1990s में ऐसी हालत क्यों थी, वो बताया गया है कि हायर फिजिकल डिफिसिट था, मतलब सरकार का खर्चा जो था वो इनकम से बहुत ज्यादा था। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हमारा खर्चा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन डिफिसिट, जो करंट अकाउंट डिफिसिट जो था वो बहुत ज्यादा था।
हम लोग एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे थे और उस लोन पे इंटरेस्ट चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन ले रहे थे, लोन लिए ही जा रहे थे, लेकिन उस लोन को भरपाई कब करेंगे, है ना? जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी हालत खराब हुई। हमारा जो एनआरआई लोग है उनका जो हमारे ऊपर से विश्वास था वो कम हो गया, तो फिर उन्होंने अपनी डिपॉजिट को यहाँ पे से विड्रॉ करना शुरू कर दिया और इतनी हालत खराब हो गई थी। अब आने वाले 2 हफ्तों तक कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते थे। फिर हाई इन्फ्लेशन रेट हुआ। इन्फ्लेशन रेट क्यों बढ़ा कि सरकार ने जितना भी पैसा का लाने का, जितना भी बोरो करने के तरीके थे वो सब खत्म हो गए। सरकार ने नोट छापना शुरू कर दिया, नोट इकोनॉमी, पैसे इकोनॉमी में डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के पास बहुत सारा पैसा आया और उन्होंने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों की डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई बहुत कम हुई थी। ठीक है, यही रीजन थे। फिर धीरे-धीरे हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब हमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है। फिर हमने क्या किया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई और जो एलपीजी पॉलिसी लाई, जिसकी वजह से हमारा जो पर कैपिटा इनकम है यहाँ के लोगों का वो बढ़ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, है ना? ग्लोबलाइज़ेशन को हमने अपनाया और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे हमने देखे। फिर हमने देखे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में कितने रिफॉर्म्स आते हैं, 5 आते हैं। वो कौन से हैं? फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफॉर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स और इन्फ्लेशन कंट्रोल। और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में कौन-कौन से आते हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म। ये एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, है ना? इनमें से कौन-सा मैक्रो इकोनॉमिक नहीं है, इनमें से कौन-सा स्ट्रक्चरल नहीं है या इनमें से कौन-सा है, ये भी पूछ सकते हैं। तो इसको आपको ट्रिक के साथ याद रखना है। ट्रिक क्या थी कि टैक्स को बैलेंस करने के लिए फिस्कल पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए और मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं भी है, अपने आप याद हो जाएगा। और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में हमने देखा था कि इंडस्ट्रीज का जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे ही हमें एग्रीकल्चर का बनाना है, जिसमें हमारी मदद करेगा फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैकमिलन की बुक से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को इस बार आप लोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको लगता है कि वीडियोस में स्पीड रिलेटेड हो या कंसेप्ट क्लियरिंग रिलेटेड हो या लैंग्वेज रिलेटेड हो, कुछ भी अगर आपको लगता है कि चेंजेस होने चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।